friends, myself Dr. Anwar Sheikh. I am professor in pharmaceutical chemistry at MC Society's अल्लाना कॉलेज ऑफ फार्मेसी आजम कैंपस कैंप पुणे। आज के वीडियो में हम ओमिक्रॉन वायरस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। तो आज के वीडियो हम जानेंगे व्हाट इज ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन वायरस क्या है, इसका नाम ओमिक्रॉन क्यों दिया गया, WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों कहा है, अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न किसे कहा जाता है। हम हर बार न्यूज़ में सुनते हैं कि नया वायरस पिछले वायरस का म्यूटेटेड फॉर्म है, से म्यूटेट हुआ है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे म्यूटेशन क्या होता है और वायरस एक वेरिएंट से दूसरे वेरिएंट में कैसे बदलता है। ओमिक्रॉन वायरस डेल्टा वायरस के कंपेयर में कितना डेंजरस है और इस वीडियो के एंड में हम एनिमेशन के माध्यम से यह भी देखेंगे कि ओमिक्रॉन वायरस हमारी बॉडी में कैसे एंट्री करता है और धीरे धीरे लंग्स को कैसे इन्फेक्ट करता है और ओमिक्रॉन का फैलाव या स्प्रेड को रोकने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 24 नवंबर 2021 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने साउथ अफ्रीका में एक नया वायरस रिपोर्ट किया। WHO ने इसे कोरोना का एक नया वेरिएंट बताया और इसका नाम ओमिक्रॉन वेरिएंट स्ट्रेन नंबर B.1.529 बताया। तो इस तरह इस वायरस का आइडेंटिफिकेशन हुआ। दूसरी बात यह कि इसे ओमिक्रॉन नाम क्यों दिया गया। ओमिक्रॉन एक ग्रीक वर्ड है। अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें तो अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, इप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, एओटा, कप्पा, लैम्बडा, म्यू, न्यू, जाई, इन सब वर्ड्स के बाद में आता है वर्ड ओमिक्रॉन। तो एक ग्रीक वर्ड है और ओमिक्रॉन के पहले जो ग्रीक वर्ड्स यानी कि अल्फा, बीटा, गैमा मैंने बताया, ये वेरिएंट्स ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं। जैसे कि अल्फा B.1.1.7 वेरिएंट यूके में पाया गया, बीटा साउथ अफ्रीका में, गैमा ब्राज़ील में, डेल्टा इंडिया में, इप्सिलॉन यूएस में, जीटा ब्राज़ील में, ईटा नाइजीरिया में, थीटा फिलीपाइंस में, एओटा न्यूयॉर्क में, कप्पा इंडिया में, लैम्बडा थाईलैंड में, म्यू कोलंबिया में और उसके बाद वर्ड आता है ओमिक्रॉन। सो ये साउथ अफ्रीका में हाल ही में नवंबर 2021 में रिपोर्ट किया गया है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। तो पहले ये समझ लेते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब क्या है। अगर देखें तो WHO ने कोरोना वेरिएंट्स को दो क्लासेस में बांटा है। एक है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट उन वेरिएंट्स को कहा गया है जिनका स्प्रेड एक स्पेसिफिक या सिग्निफिकेंट कम्युनिटीज में होता है, जैसे कि लैम्बडा वेरिएंट जो कि पेरू में मई 2020 में पाया गया और म्यू वेरिएंट जो जनवरी 2021 में कोलंबिया में पाया गया था। इन्हें WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा था। दूसरी तरफ वेरिएंट ऑफ कंसर्न उन वेरिएंट्स को कहा जिनका ट्रांसमिशन बहुत ही फास्ट होता है, मतलब जो बहुत ही स्पीड में फैलता है और यह हमारी इम्यूनिटी या वैक्सीन को कुछ हद तक ओवरकम कर सकता है। जैसे कि अल्फा वेरिएंट सितंबर 2020 यूनाइटेड कोरिया, इसी तरह से बीटा वेरिएंट मई 2020 साउथ अफ्रीका, गैमा वेरिएंट नवंबर 2020 ब्राज़ील और डेल्टा वेरिएंट अक्टूबर 2020 इंडिया और अब नवंबर 2021 ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका। इन्हें WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न बहुत स्पीड में फैलते हैं और उन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो ये वेव के रूप में बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा वेरिएंट जिसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया था, इसकी वजह से इंडिया में मार्च 2021 से मई 2021 के बीच सेकंड वेव देखने को मिली थी। अब हम देखेंगे साइंटिफिकली वेरिएंट का मतलब क्या है। इसे आप यूं समझ लीजिए कि वायरस अपना रूप बदल रहा है, मगर क्यों और कैसे? इस सवाल का जवाब हमें वायरल म्यूटेशन से मिलेगा। तो म्यूटेशंस क्या है और कैसे होता है? म्यूटेशन की साइंटिफिक डेफिनेशन है चेंज इन सीक्वेंस ऑफ बेसेस ऑफ DNA और RNA इन द जीनोम। और जीनोम किसे कहते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हो, बैक्टीरिया हो या फिर वायरस, इनके DNA या फिर RNA की बेस की सीक्वेंस जो उस ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक कैरेक्टर को दर्शाता है उसे जीनोम कहते हैं। अब फिनोटाइपिक मतलब हम कैसे दिखते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे ग्रो होते हैं वगैरह वगैरह, इसे फिनोटाइपिक कैरेक्टर कहते हैं और ये सब हमारे जीनोम से कनेक्टेड है। अगर हम वायरस के फिनोटाइपिक कैरेक्टर की बात करें तो यूँ समझ लीजिए कि उनका शेप कैसे होता है।
या फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सब जीनोमिक सीक्वेंस से जुड़ा होता है। अगर जीनोमिक सीक्वेंस बदल गई तो फिर जीनोम बदल गया, और अगर जीनोम बदल गया तो उससे जुड़े हुए कैरेक्टर्स मतलब के शेप या साइज बदल जाते हैं, और इसे ही म्यूटेशन कहते हैं। फिर जो वायरस का नया रूप नए प्रोटीन के साथ में सामने आता है, उसे नया वेरिएंट या म्यूटेटेड फॉर्म कहा जाता है। चलिए एक एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं। स्क्रीन पर हमें जो इमेज दिखाई दे रहा है, यह वायरस का एक जीनोम है। इसमें हमें AUGAA जो दिखाई दे रहे हैं, ये बेस पेयर्स हैं। ये बेस पेयर स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं AUG सीक्वेंस कोड कर रहा है मेट मतलब मीथियोनाइन, जो कि एक अमीनो एसिड है, उसको। इसी तरह AAG कोड कर रहा है LYS मतलब लाइसिन, जो कि एक अमीनो एसिड है, ये उसे कोड कर रहा है। और ये सारे अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बना रहे हैं, जिसका स्पेसिफिक शेप हमें दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए वायरस का स्पाइक प्रोटीन, कोरोना का स्पाइक प्रोटीन। स्क्रीन पर हमें जो बेस पेयर की जीनोमिक सीक्वेंस दिखाई दे रही है, ये स्पाइक प्रोटीन के शेप को कोड कर रहा है। अगर ये जीनोमिक सीक्वेंस बदल जाती है, मतलब ये कि सीक्वेंस का कोई बेस दूसरे बेस से बदल जाता है, जिसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, या फिर डिलीट हो जाता है, जिसे डिलीशन कहते हैं, या फिर नया बेस अटैच हो जाता है, जिसे इंसर्शन कहते हैं। अब यहाँ पर जो नई जीनोमिक सीक्वेंस से स्पाइक प्रोटीन बन रहा है, उसका शेप भी बदल रहा है। इसका मतलब स्पाइक प्रोटीन म्यूटेट हुआ है और उसका शेप बदल चुका है। यह स्पाइक प्रोटीन क्या है और इसका शेप कैसे होता है, यह जानने के लिए हमें कोरोना वायरस के माइक्रोबायोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखना होगा। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। बीच में दिखाई दे रहा है RNA, इसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जो कवर किया हुआ है इन्वोलप से, जो बना हुआ है इन्वोलप प्रोटीन से, ई प्रोटीन से। यहीं पर हमें एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, जो बना हुआ है M प्रोटीन से, और उसके ऊपर स्पाइक्स लगे हुए हैं, जो बने हुए S प्रोटीन से, जिन्हें हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो हर प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है S प्रोटीन। S प्रोटीन यानी कि स्पाइक प्रोटीन की वजह से ही कोरोना वायरस लंग्स में इंटर होता है। कोरोना वायरस हमारी बॉडी में कैसे इंटर करता है और लंग्स को कैसे इन्फेक्ट करता है, यह हम इस एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे मुंह और नाक से होते हुए हमारे लंग्स में दाखिल होती है। हमारे लंग्स छोटे छोटे एयर सैक्स से मिलकर बने हैं। इन एयर सैक्स से जुड़ी होती है बारीक बारीक ब्लड वेसल्स या फिर रक्त पेशियां। एयर सैक्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। बाहर से ली हुई ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में और ब्लड वेसल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से होते हुए नाक और मुंह के रास्ते बाहर छोड़ी जाती है। इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जब कोई हेल्दी पर्सन किसी कोविड इन्फेक्टेड पर्सन या इन्फेक्शन कैरियर की कांटेक्ट में आता है और कोरोना वायरस उस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के नाक या मुंह के रास्ते लंग्स में एंटर होता है। लंग सेल के सरफेस पर होते हैं ACE2 रिसेप्टर्स, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर, जिनका स्ट्रक्चर कोरोना वायरस के S प्रोटीन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस लंग्स सेल से अटैच हो जाता है। फिर धीरे धीरे लंग्स के अंदर इंटर करता है और इस प्रोसेस को इंडोसाइटोसिस कहते हैं। अंदर एंट्री के बाद कोरोना वायरस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम और वायरस के बीच जो इम्यून रिएक्शन होता है, उसकी वजह से हमारे लंग्स में इन्फ्लेमेशन होता है, और जैसे जैसे ये इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाता है, लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यानी ऑक्सीजन खींचने की क्षमता कम होती जाती है और हमारी ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। ये तो इन्फेक्टेड पर्सन की बात। अब देखते हैं हेल्दी पर्सन्स या वैक्सीनेटेड पर्सन्स में इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है और इस इन्फेक्शन को कैसे रोकता है, वायरस को कैसे किल करता है। हमारी इम्यून सिस्टम इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, जिनका शेप कोरोना वायरस के S प्रोटीन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और ये एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के S प्रोटीन को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से
वायरस हमारे लंग्स के ACE2 रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता और इस तरह इसका मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है और वो हमारी बॉडी में लंग्स में इंटर नहीं हो पाता और सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक होती है और जो वैक्सीनेटेड भी नहीं होते हैं, उन केसेस में कोरोना वायरस आसानी से इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। अब देखते हैं कि म्यूटेशन क्यों होता है और इससे वायरस को क्या फ़ायदा है, मतलब वायरस अपने आप को क्यों म्यूटेट करता है। हमने देखा कि हमारी इम्यून सिस्टम ने वायरस के एस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली। अब वायरस को अगर सर्वाइव करना है तो उसे अपने एस प्रोटीन के शेप को चेंज करना होगा, बदलना होगा, ताकि हमारी इम्यून सिस्टम के जरिए बनाई एंटीबॉडी वायरस के एस प्रोटीन को ब्लॉक ना कर पाए और वायरस दोबारा हमारे लंग्स में एंट्री कर सके। ये सब इस दूसरे इमेज में देख सकते हैं कि इस वायरस ने अपने एस प्रोटीन के शेप को बदल दिया, इसलिए हमारी इम्यून सिस्टम के जरिए बनाई हुई एंटीबॉडी जो कि पिछले वेरिएंट के अगेंस्ट काम कर रही थी, अब नए वेरिएंट के अगेंस्ट काम नहीं कर सकती और नया वेरिएंट अब दोबारा से इन्फेक्शन या बीमारी फैलाने के लिए तैयार हो जाता है। और ये पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशन के जरिए। इसलिए हम देख रहे हैं कि हर 1 से 2 महीने में ये वायरस अपने आप को म्यूटेट करके एक नए वेरिएंट की शक्ल में इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है। अगर आपको इस टॉपिक पर डिटेल लिटरेचर पढ़ना है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH एक रिव्यू आर्टिकल है जिसकी डाउनलोड लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे डाउनलोड करके रिफर कर सकते हैं। लास्ट में देखते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के कंपेयर में कितना डेंजरस है और इसके स्प्रेड को रोकने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर देखें तो डेल्टा वेरिएंट जो कि पिछले साल इंडिया में पाया गया था, जिसकी वजह से हमें वेव 2 का सामना करना पड़ा था, डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट हमारी वैक्सीन काफ़ी असरदार साबित हुई। लेकिन ओमिक्रॉन और बीटा वेरिएंट के अगेंस्ट वैक्सीन कितना प्रभावशाली रहेगा, इस पर अभी रिसर्च चल रही है। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट में डेल्टा वेरिएंट के कंपेयर में 50 से भी ज़्यादा म्यूटेशंस हुए और इनमें 30 से भी ज़्यादा म्यूटेशन सिर्फ एस प्रोटीन में देखने को मिले हुए। अगले वीडियो में हम एनिमेशन के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग क्या होता है। हम लोग न्यूज़ में सुन रहे, देख रहे, पढ़ रहे कि जीनोमिक सीक्वेंस के लिए सैंपल भेजा हुआ है ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए। तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग क्या है और उसे कैसे किया जाता है, तो चलिए वीडियो के एंड में देखते हैं ओमिक्रॉन के स्प्रेड को, फैलाव को रोकने के लिए हम पर्सनल लेवल पर क्या क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।